नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। उत्तराखंड में केंद्र सरकार को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने हटाया राष्ट्रपति शासन। 29 अप्रैल को विधानसभा में शक्ति परीक्षण। हाई कोर्ट के फैसले का कांग्रेस ने किया स्वागत। सीपीएम ने कहा संविधान की धज्जियां उड़ाने वालों के लिए सबक। बीजेपी का दावा, शक्ति परीक्षण में होगा असली फैसला। पश्चिम बंगाल में के मुर्शिदाबाद में चुनावी हिंसा में एक की मौत। तीसरे चरण में दोपहर 3 बजे तक 68% वोटिंग। 2 मंत्रियों समेत 418 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। महाराष्ट्र में 7 बड़े सिंचाई बांधों में पानी खत्म। गुजरात में करीब 1000 गांव सूखाग्रस्त घोषित। हैदराबाद की हिमायत सागर झील भी सूखने की कगार पर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। आइए देखते हैं पहली खबर। केंद्र सरकार को झटका देते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य से राष्ट्रपति शासन हटा दिया है। कोर्ट ने राज्य में पहले की स्थिति बहाल कर दी है, यानी हरीश रावत सरकार को बहाल कर दिया गया है। लेकिन हरीश रावत सरकार को 29 अप्रैल को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन रद्द होने की खबर आते ही कांग्रेस समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। गुरुवार को हाई कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन के केंद्र के फैसले को रद्द कर हरीश रावत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार को फिर बहाल कर दिया। लेकिन हरीश रावत को 29 अप्रैल को बहुमत साबित करना होगा। कोर्ट ने जो प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन था उसको क्वैश किया है और जिस डेट का प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन था उस दिन का जो स्टेटस को है, दैट स्टेटस को शैल बी मेंटेन एंड फ्लोर टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 29। हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाना सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय दिशा निर्देशों के खिलाफ था। जिन दस्तावेजों के आधार पर यह फैसला किया गया उनमें कई कमियां थीं। उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता भी रद्द कर दी और कहा कि उन्हें अपने संवैधानिक पाप की कीमत चुकानी होगी। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे जनता की जीत बताया। जिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की आप बात करते हैं, यदि कोई संदेश न्यायपालिका के निर्णय से आपको गया है तो लेट अस बिगिन विद अ न्यू फेज। और जिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की आप बात करते हैं, हम उसी की दुहाई देते हुए आपसे कहना चाहते हैं कि यहाँ से भी संभल जाइए और आगे की तरफ राज्य को अपना काम करने दीजिए। उधर बीजेपी ने कहा है कि हरीश रावत की सरकार अल्पमत में है और 29 अप्रैल को ये साबित हो जाएगा। इसलिए हमें कोई किसी बात का चिंता भी नहीं है। हम 29 तारीख को सिद्ध करेंगे कि वर्तमान हरीश रावत जी जो मुख्यमंत्री थे वो कल भी अल्पमत में थे, आज भी अल्पमत में। 29 तारीख को फ्लोर टेस्ट में सिद्ध हो जाएगा। पिछले 3 दिन की सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने केंद्र के खिलाफ कई टिप्पणियां की थीं। कोर्ट ने सोमवार को कहा था कि राज्य में शक्ति परीक्षण के एक दिन पहले राष्ट्रपति शासन लगाना लोकतंत्र की जड़ें काटना है। राज्य में 27 मार्च को राष्ट्रपति शासन लगा था। इसके खिलाफ हरीश रावत ने हाई कोर्ट में याचिका दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से माफी की मांग की है। सीपीएम ने भी इसे संविधान की धज्जियां उड़ाने वालों के लिए एक सबक बताया। उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को कांग्रेस बड़ी जीत मान रही है। पार्टी का कहना है कि इस फैसले के बाद केंद्र को विपक्षी राज्यों की सरकार गिराने का लालच छोड़ देना चाहिए। जिन लोगों की बहुत ही लालची आंखों द्वारा कुछ प्रदेशों को देखने की प्रक्रिया चल रही है, इस लालच को वो संविधान के परिधि से बाहर ले लें और याद रखें कि सत्ता में आने का सिर्फ एक तरीका है, गणतांत्रिक लोकतांत्रिक तरीका, न कि 356 का दुरुपयोग। वाम दलों ने इस फैसले को केंद्र की एनडीए सरकार के लिए शर्मिंदगी वाला बताया है। सीपीएम ने कहा कि केंद्र सरकार के गैर संवैधानिक कामों को अदालत ने रोक दिया है। जहां जहां उनकी सरकार नहीं है
वो किस प्रकार संविधान की धज्जे उड़ाकर वो उन प्रदेशों को कब्जा करे। तो अभी उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक सही फैसला दिया, अब उचित उस पर कदम होनी चाहिए। जेडीयू ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को मनमाने तरीके से फैसला नहीं करना चाहिए। संवैधानिक पद के पर चले जाने का मतलब आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं होता है। संवैधानिक पद पर जाने के बाद जो उस पर बैठता हो उसको संविधान की रक्षा, उसके प्रावधान, नियम, कायदा, प्रचलित पहले से जो व्यवस्था रही है उसका ख्याल रखना पड़ता है। वहीं कांग्रेस के बागी विधायकों का कहना है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जानी चाहिए। मैं तो केंद्र सरकार को राय दूंगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे आदेश की समीक्षा करे। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा, वो सर्वमान्य होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र को निर्वाचित सरकार के काम में दखल बंद करके लोकतंत्र का सम्मान करने की नसीहत दी है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता KTS तुलसी साहब मौजूद हैं। तुलसी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देहरादून से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुभाष गुप्ता जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सुभाष, सबसे पहले आपसे, जो दिन भर आज सुनवाई और जो अहम फैसला आया उसके बाद अब सबकी नजरें हैं संख्या बल पर 29 तारीख पर, क्या कुछ इस वक्त आंकड़े हैं और किस तरीके की तैयारी अब कांग्रेस की है? देखिए कविंद्र जी, हरीश रावत खुलकर ये दावा कर रहे हैं कि पूरी तरह बहुमत उनके साथ है और इस दावे को लेकर कुछ मंत्रियों और विधायकों के साथ कुछ ही देर पहले वे राजभवन पहुंच गए। राज्यपाल के सामने उन्होंने अपना दावा फिर रखा और फ्लोर टेस्ट के लिए उस कसौटी पर खरा उतरने की बात वो कर रहे हैं। पर अगर देखा जाए तो जो बागी विधायक हैं उनके बारे में अभी खुलकर हाई कोर्ट से कोई फैसला नहीं आया। हाई कोर्ट ने वो स्थिति बहाल कर दी है जो राष्ट्रपति शासन से पहले की थी, और उस स्थिति के बहाल होने का एक मतलब ये निकाला जा सकता है कि स्पीकर उन्हें निष्कासित कर चुके थे और वो निष्कासित हैं, इस रूप में से देखा जा सकता है। हालांकि हाई कोर्ट की सिंगल जज की बेंच में कल इस मामले पर सुनवाई होनी है, तो अगर हाई कोर्ट से इनका भविष्य तय होना है बागी विधायकों का, तो वो कल हो सकता है। उसके बाद ये स्थिति बिल्कुल साफ हो पाएगी कि बागी विधायकों की स्थिति क्या है और किनके साथ कौन है। पीटीएफ जो छोटे क्षेत्रीय दलों का संगठन है, तो वो अभी तक हरीश रावत के साथ खड़ा नजर आ रहा है, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में कल क्या होगा ये कहना एकदम मुश्किल होगा। सुभाष, बहुत संक्षेप में मैं थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। जो बागी विधायक उनको लेकर कोई स्पेसिफिक कोई आप कह रहे हैं कि फैसला अब तक नहीं आया है, स्थिति बहाल की है, जबकि इस तरह के कोई फैसले में नहीं कहा गया कि उनकी सदस्यता रद्द की जा रही है, उनको जो उन्होंने दलबदल किया उसकी सजा दी जा रही है? कविंदर जी, ये हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का फैसला आया है। इस बेंच में बागी विधायकों का मामला विचाराधीन नहीं था। बागी विधायकों का मामला सिंगल जज की बेंच में विचाराधीन है और उस पर सुनवाई के लिए कल की तारीख लगी है। उसके बारे में डबल बेंच ने कोई फैसला भी नहीं दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। तुलसी साहब, ये जो अहम फैसला मैं कहूँ कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद आता है, आपके नज़रिए से, क्योंकि आपने लंबा कानूनी अनुभव और कई सारे मामलों को देखा है अब तक, कभी याद पड़ता है इस तरह का कोई फैसला जहाँ पर इतनी तल्ख टिप्पणियाँ कोर्ट की ओर से की गई हों केंद्र सरकार के या राष्ट्रपति शासन के इस तरह के फैसलों पर, और जो बातें कही गई हैं उसमें तमाम लोग कटघरे में खड़े हो जाते हैं? बहुत बार तल्ख टिप्पणियाँ होती हैं क्योंकि ये रियल पॉलिटिक है, मगर जब पॉलिटिकल इश्यूज को एनालाइज करना पड़ता है संविधान के दृष्टिकोण से, तो आपको कुछ ना कुछ ग्राउंड के हिसाब के साथ ही होता है। मैं ये समझता हूँ कि हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल जो SR बोम्मई की 9 जज बेंच का फैसला है उसके मुताबिक है, और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन किसको कहते हैं, तो ये जजमेंट तो मैंने नहीं पढ़ा है, मगर जो भी मीडिया में आया है कि उसमें ये डिवीजन बेंच ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हमेशा तब होती है जब बहुमत खो जाए सरकार। इस केस में बहुमत खोया नहीं, बहुमत साबित करने में एक दिन बाकी था, तो उससे पहले ये कह देना कि बहुमत खो गए, ऐसे तो इल्ज़ाम और प्रति इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं, हर केस में लगते हैं
कि हॉर्स ट्रेडिंग कौन कर रहा है, कौन खरीद फरोख्त कर रहा है, कौन पैसा दे रहा है, ये हमेशा इल्ज़ाम लगते हैं, मगर इनका फैसला बाद में होता है। सवाल ये है कि बहुमत साबित करना होता है असेंबली में बोमई के हिसाब से, एसआर बोमई की जजमेंट के हिसाब से, और जब तक वो बहुमत साबित ना हो जाए तब तक सरकार नहीं रह सकती है। अगर बहुमत साबित हो जाए तो सरकार बनी रहेगी, अगर बहुमत साबित ना हो तो वो इस्तीफा दे देंगे। तो यही है कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का अर्थ हाई कोर्ट के मुताबिक। और मैं ये समझता हूँ कि ये पहली बार है शायद कि बिना राज्यपाल की सिफारिश के ये राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, और ये भी नहीं हुआ कि राज्यपाल ने समय सीमा नियुक्त की हो बहुमत साबित करने के लिए और एक दिन पहले राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इतनी अजीब हैं, इतनी कि उसी से वो हाई कोर्ट ने शायद कई बार टिप्पणियां भी की हैं जी कि क्या समझा जाए कि बीजेपी को ये मालूम था कि बहुमत साबित हो जाएगा, इसीलिए पहले राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। और अगर इसी तरह से राष्ट्रपति शासन लगेंगे तो सभी की सभी ऑपोजिशन स्टेट्स को एक के बाद एक आप राष्ट्रपति शासन लगा के 15 दिन बाद कहिए कि अब बहुमत साबित हो गया। तो इस तरह से जो लोकतंत्र है ये नहीं चल सकता। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में स्टेट्स को जो अपने सॉवरेन अधिकार हैं उनको देना चाहिए और इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए 356 का। तो इस फैसले के बाद कि 2 पॉइंट हैं। अगर अराजकता जी का टेस्ट 2 पॉइंट हैं जिन पर मैं थोड़ा सा आपका अराजकता अगर देखनी थी तो अराजकता बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि राष्ट्रपति ने अगर कोई फैसला लिया, उस फैसले पर कोर्ट इस तरह की अगर टिप्पणी करता है तो ये बहुत ही एक गलत परंपरा की शुरुआत होती है। एक मैं चाहूँगा इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। और दूसरा ये कि कहा ही जा रहा है, जो जानकारी मिल रही, क्योंकि अब तक पूरा डिसीजन सामने नहीं है, कि जो पत्र है वो लिखा गया यानी कि भेजा गया राज्यपाल महोदय को, इसके बाद वहां से दस्तखत कराने के बाद उसको वापस मंगाया गया और इसको ही बेस बनाकर कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला दिया है। कि कितनी सच्चाई है इसमें? अब जजमेंट तो नहीं पड़ी है मगर मीडिया में ये बात है, इसीलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। ये कई मीडिया हाउसेस की साइट पे ये कहा जा रहा है, मगर सच क्या है उसके बारे में नहीं मालूम। मगर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि भारत एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है, राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति संविधान से ऊपर नहीं है। ये ठीक है कि कोई भी अदालत राष्ट्रपति को नोटिस नहीं दे सकती जब तक वो राष्ट्रपति हैं, मगर जुडिशियल रिव्यू जो है उनके कार्य का वो किया जा सकता है। ये राष्ट्रपति के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है, ये टिप्पणी है संविधान के ऊपर। अगर संविधान में ये रेलेवेंट फैक्टर्स की बजाय इररेलेवेंट फैक्टर, अगर फैक्टर यही था, जो भी रिपोर्ट्स हैं कि बीजेपी को खतरा ये था कि उनका बहुमत साबित नहीं होगा, तो ये इररेलेवेंट फैक्टर है। इसलिए वो राष्ट्रपति ने इस बात को देखा या नहीं देखा, या ये बात उनके सामने रखी गई या नहीं रखी गई, इसके ऊपर वो टिप्पणी अदालत करती है जी। राष्ट्रपति के जो मर्सी पिटीशंस हैं, जो सभी के सभी कार्य जो हैं राष्ट्रपति के, एक्सेप्ट जब उन्होंने ये तय करना है कि किसको न्योता देना है प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो उनका पर्सनल फैसला होता है। मगर बाकी केसेस में राष्ट्रपति जो हैं वो सरकार की जो भी सिफारिश होती है उसके मुताबिक कार्य करने के लिए बाध्य हैं, ये कहा गया है। तो मैं ये समझता हूं कि राष्ट्रपति के पास कोई भी चारा नहीं था। अगर जो सरकार ने एक सिफारिश की कि ये मंगवा लिया, राज्यपाल से एक सिफारिश, उनको ऑर्डर, ड्राफ्ट ऑर्डर भेजा गया, ड्राफ्ट ऑर्डर अगर मंगवा लिया गया, तो राष्ट्रपति के पास कोई ऐसी पावर नहीं थी कि वो देखें कि ये सच है या झूठ है। वो सरकार ने जो उनके पास कागज रखने हैं, एक पॉइंट और जिसमें चाहूंगा, बीजेपी का कहना है कि जब किसी भी स्टेट में कोई सरकार अपने वित्त विधेयक को पास ना करा पाए और वो गिर जाए, तो सरकार का मान लिया जाता है कि उस सरकार
गिर गई या अल्पमत में है, ये संकेत होता है। और ये एक परंपरा रही है कि इसके बाद सरकार वहां से हटती रही है। बीजेपी का तर्क यह है कि अगर वहां पर वो विधेयक पास नहीं हुआ तो ऐसे में एक संवैधानिक संकट था, फिर केंद्र के पास इकलौता विकल्प था कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, अगर फंडिंग वहां पर मुहैया करानी उस राज्य को। ये शायद सही नहीं है, क्योंकि स्पीकर ने बाकायदा कम्युनिकेशन भेजा है गवर्नर को कि ये विधेयक पास हो गया, तो स्पीकर का फैसला फाइनल माना जाता है। स्पीकर के फैसले को ना तो अदालत में चुनौती दी जा सकती है, ना ही असेंबली में उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई होती है। ये स्पीकर का एक स्वतंत्र पद है, जिसकी स्वतंत्रता को, गरिमा को नीचा नहीं करने की कोशिश होनी चाहिए। जी जी। ये मैं आपको बताऊं कि आधार बिल जब राज्यसभा में आया तो उसको मनी बिल घोषित कर दिया स्पीकर ने, लोकसभा के स्पीकर ने। और जब ये इसके ऊपर बहुत सारे नेताओं ने टिप्पणी करने की कोशिश की, तो ऊपर चेयरमैन जो थे, जी जी, उन्होंने ये कहा कि आप स्पीकर के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं, यानी स्पीकर फैसले के खिलाफ आप फैसला कुछ बहस नहीं कर सकते हैं। जी जी, आधार के ऊपर फैसला करिए। तो सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी जो स्पीकर का फैसला होता है उसको फाइनल मानना पड़ता है, नहीं तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। चलिए, संविधान यही कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है। आपने तमाम तकनीकी और संवैधानिक पहलुओं पर, मसलों पर बहुत ही, मैं कहूँ कि खुले तौर पर समझाने की कोशिश की कि असल में क्या पॉइंट है और उसके पीछे के तर्क क्या कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। कलम गवाह है में इस बार मुलाकात वरिष्ठ पत्रकार और संपादक हरिजय सिंह के साथ। राजीव गांधी को जीन्स से कुर्ते पैजामे में ट्रांसफॉर्म क्लोजली देखा। 45 मिनट्स ऑफ द रिकॉर्ड ये मुझसे बातचीत की। फ्री मूवमेंट हो, एंट्री परमिट, एग्जिट परमिट टू बिगिन विद। बाद में जब ज़्यादा अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाएगा तो ये भी खत्म कर दिया कि एग्जिट परमिट और परमिट। कलम गवाह है श्रेष्ठ संपादकों से संवाद, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। पश्चिम बंगाल में आज तीसरे दौर का मतदान पूरा हो गया। तीसरे दौर में 62 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक 68% वोटिंग हुई। मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा की घटना में एक सीपीएम कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के मतदान में लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिली। चौरंगी, मुर्शिदाबाद और नादिया में महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। वहीं बर्धमान और उत्तर कोलकाता में भी अच्छी खासी तादाद में लोग वोट डालने के लिए जुटे। यंग जनरेशन बहुत सेटिस्फाइड है कि नया कुछ होगा, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। वोट डाल के हम सेटिस्फाइड है, मेरा कुछ ये नहीं है, सिस्टम एकदम ठीक ठाक है, कोई गड़बड़ नहीं है, अच्छा वोट चल रहा है। वोट से पहले सब कुछ अच्छा से बात करता है, जब वोट निकल जाता है तो कुछ नहीं होता है फिर। इसके साथ ही तीसरे दौर में 418 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इनमें 34 महिलाएं शामिल हैं। हालांकि कुछ इलाकों में राजनीतिक दलों के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने खास सावधानी बरती। इस दौर में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने सभी 62 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जबकि कांग्रेस के 26 और सीपीएम के 38 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें तृणमूल कांग्रेस में मंत्री शशि पांजा और साधन पांडे, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा, 5 बार कांग्रेस के विधायक रहे मोहम्मद सोहराब शामिल हैं। राज्य की 294 सीटों के लिए 6 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। मतदान प्रक्रिया 5 मई तक चलेगी। मतगणना 19 मई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस वक्त उपचुनाव आयुक्त संदीप सक्सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। इन अ पोलिंग स्टेशन लोकेशन where 2 polling stations 123 and 124 are housed about 150 meter away. A bomb was hurled, but in that no injury has been sustained by anybody. However, one person who was found to be the culprit has been apprehended by the police immediately. No serious incident has been
reported from Nadia or Kolkata North. Would like to inform some other major incidents which are noteworthy. In one of the polling station number 234 in 58 Jangipur Assembly Constituency in Murshidabad district, it was reported that one of the presiding officer was helping an old lady and he went near to the voting compartment. और अब बात करते हैं सूखे की। महाराष्ट्र में सूखे की हालत बद से बदतर होती जा रही है। सूखा पीड़ित महाराष्ट्र के 11 बड़े सिंचाई बांधों में से 7 का पानी खत्म हो चुका है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक मराठवाड़ा में 814 बड़ी, मध्यम और छोटी सिंचाई परियोजनाओं में महज 3% पानी बचा है। जिन 7 बांधों में जल भंडार खत्म हो चुका है उनमें जाकावाड़ी, पूर्ण सिद्धेश्वर, मंझलगांव मांजरा, निचले तेरना मन्नार और सेना कोलेगांव शामिल हैं। ये बांध राज्य के औरंगाबाद, परभणी, बीड़, नांदेड़ और उस्मानाबाद जिलों में हैं। वहीं पूर्णा यलदारी बांध में 2, ऊपरी पेनगंगा में 10, विष्णुपुरी में 7 और निचले दुधना में 18% पानी बचा है। राज्य में सूखे के संकट से निपटने के लिए 4356 पानी के टैंकर भेजे गए हैं। वहीं लातूर में ट्रेन से अब तक 70 लाख लीटर पानी पहुंचाया जा चुका है। गुजरात सरकार ने भी सौराष्ट्र और कच्छ इलाके के 468 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। साथ ही राज्य में पानी की कमी वाले गांवों की संख्या बढ़कर करीब 1000 पहुंच गई है। देश भर में गर्मी का कहर जारी है। हैदराबाद में हिमायत सागर झील में पानी के गिरते स्तर ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। शहर की प्यास बुझाने वाली ये झील अब खुद प्यासी दिख रही है। हैदराबाद की प्यास बुझाने वाली हिमायत सागर झील सूखने के कगार पर है। झील में पानी कम होने से लोगों के चेहरे मुरझाने लगे हैं। 2006 में भरकर पानी था जब सिटी पूरा सप्लाई हुआ था। अब आजकल क्या होगा, बारिश का दिनों में भी बारिश नहीं हुआ, पानी नहीं है और यहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल भी बहुत से बहुत कम हो गया। हैदराबाद और आसपास के इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है, इसलिए झील का पानी अब लोगों की प्यास बुझाने के लिए नाकाफी है। प्रशासन के इंतजाम भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। 15 से 30 दिन का पानी बचा, बस उससे ज्यादा पानी नहीं है यहाँ पे। और ये तालाब यहाँ रहने के बावजूद भी हमारे विलेज को पानी नहीं मिल रहा, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। टाइम पे पानी नहीं आ रहा और जो भी टैंकर के भरोसे रहेंगे बोलते कोई भी हेल्प भी नहीं करते। हिमायत सागर झील में घटते पानी से पशु पक्षी भी बेहाल हैं। वो भी अब दूसरे आश्रय की तलाश में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। सेना के मुताबिक लोलाब के उत्शाही इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान जारी था। तभी आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सेना ने भी इसका जवाब दिया। सेना ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है और तलाशी अभियान भी जारी है। मारे गए आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। हमें कल रात को इतला मिली थी कि यहाँ पर मिलिटेंटों की प्रेजेंस है उत्शाही गांव में, तो हमने शाम को फिर कॉर्डन किया था इस गांव को, रात भर कॉर्डन रखा। तो सुबह जब थोड़ी सी लाइट निकली तो उसमें मिलिटेंट बाहर आए, तो उनके साथ कांटेक्ट हुआ, उन्होंने फायरिंग हम पर की, तो उसमें रिटेलिएशन हमने किया, जिसके नतीजे में 3 मिलिटेंट अभी तक मारे गए। फ्रांस के साथ राफेल सौदे पर अब तक सहमति नहीं बनी है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सौदे पर बातचीत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। पर्रिकर का बयान ऐसे वक्त आया है जब बीजेपी ने कल दावा किया था कि 59,000 करोड़ रुपए में फ्रांस से 26 राफेल विमान खरीदने का सौदा हो गया है। पार्टी ने ट्वीट कर कहा था कि पहले ये सौदा 80,000 करोड़ रुपए का था। इस तरह सरकार ने 21,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। While the deal is in quite advanced stage and we intend to
close it quite soon. Still, I can't say that the negotiations are totally cleared until we sign the deal, or at least the deal is forwarded to the cabinet for approval. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।